चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका एएमवी नेटवर्क पर। जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें आप अलग कैसे? काम के आधार पर। और वो सब लोग एमपी एमएलए बनने के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, इस देश में मानवता का राज स्थापित करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। वो तो झूठ कहते हैं संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। सच ये है कि संविधान की रक्षा की लड़ाई हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों ने, फूले साहू के मानने वालों ने, सतगुरु रविदास, गुरु नानक देव, संत कबीर जी के मानने वाले लोगों ने लड़ी है, और आज भी वही लड़ रहे हैं। बाकी लोग तो अपनी चुनावी राजनीति कर रहे हैं। ये कहना है कि आप सहारनपुर से हैं, तो नगीना आपने क्यों चुना? सहारनपुर भी आप चुन सकते थे। देश के प्रधानमंत्री ने बनारस क्यों चुना, आप बताओ? जब गुजरात से आके वो बनारस लड़ सकता है, मैं 50 किलोमीटर दूर में लड़ सकता अपने जिले, अपने प्रदेश में। ये तो लोकतंत्र है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है। और हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि नगीना ने पिछली बार एक आंदोलन 89 में इस आंदोलन को सबसे पहले ताकत दी थी। माननीय बहन जी को नगीना बिजनौर के लोगों ने एमपी बना के भेजा, और फिर उसके बाद वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। हम फिर इस आंदोलन को वहीं खड़ा करने जाते हैं और कामयाब करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने नगीना को चुना। और नगीना, क्योंकि नगीना ने तो आंदोलन को ताकत दी थी, लेकिन नगीना के हिस्से में कुछ नहीं आया। कुछ ऐसी बातें रही जिसकी वजह से इस क्षेत्र से ध्यान हटा लेगा। मैं वचन दे कहता हूँ कि मैं भले ही सहारनपुर में पैदा हुआ, लेकिन बिजनौर मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। पूरी ज़िंदगी में बिजनौर को सर माथे रखूँगा, नगीना को सर माथे रखूँगा। यहाँ के लोगों के सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। और यहाँ के क्षेत्र में जिस तरह बहन जी ने नोएडा में काम कराया, आने वाले समय में जैसे अखिलेश जी ने सैफई में, इटावा, मैनपुरी में काम कराया, और योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में काम किया, हम अपने एडी चोटी का जोड़ लगा के इस बिजनौर को, नगीना लोकसभा को, अगर हमने इसके नोएडा के मुकाबले ले जाकर नहीं खड़ा करा तो हमें भी कौन जाने। आप ना तो इंडिया गठबंधन में हैं, ना मायावती जी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन आप जब भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो बीजेपी पर हमला है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर या बसपा पर नहीं है। मेरी लड़ाई उनसे है ही नहीं, मेरी लड़ाई तो भाजपा से है। और जिनसे लड़ाई नहीं उनसे काहे को लड़ना? हमें तो ये कैडर में सिखाएगा, जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, जिनसे समझौता होता है उनसे संघर्ष नहीं होता है। कल फिर हम सब लोग एकजुट ही हो जाएंगे। जब ये चुनाव जीतने के बाद अगर उनको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, बसपा के भी हैं, तो चुनौतियाँ ज़्यादा हैं या कम हैं? चुनौतियाँ तो, आप प्रधानी का चुनाव लड़ोगे उसमें भी चुनौतियाँ हैं। नहीं, अगर ये गठबंधन में होते तो शायद चुनौतियाँ कम हो जाती, एकजुट हो जाता वोटर्स आपका। फिर क्या, अब भी जो वोटर एकजुट ही है। देखो, एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस और एक जनता अलायंस, ये जनता अलायंस है। ये जनता ने अलायंस कर लिया। उन्होंने 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तीनों पार्टियों को बना दिए, समाजवादी का भी, भाजपा का भी और बसपा का भी। और तीनों को बना के उन्होंने देख लिया कि इस क्षेत्र के लिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो इस क्षेत्र की जरूरत थी। आज नेताओं से भी लोग पूछते हैं कि भाई हमने आपका एमपी बनाया था, बताओ कहाँ स्कूल, कहाँ कॉलेज, कहाँ यूनिवर्सिटी, कहाँ अस्पताल, कहाँ उद्योग धंधे, कहाँ है महंगाई पे क्या काम हो रहा है, बाढ़ पे, खो पे क्या काम हो रहा है, गुलदार पे क्या काम हो रहा है, उनसे पूछते हैं। तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, ये चुनाव मेरा, आपका, देश का चुनाव के साथ साथ ये जनता के हक हकूक़ का भी चुनाव है। ये संविधान बचाने का, मान सम्मान का, इज्जत से जीने का भी चुनाव है। और मैं आपको दिन प्रतिदिन ये कारवा बढ़ रहा है, आप देखना 70% प्लस में रहेंगे हम, और 30% में रहेंगे बाकी सब। आपने कहा कि सब बसपा से आपकी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उनके नेताओं को आप अपनी पार्टी में ज्वाइन जरूर करा रहे हैं। उनके नेता कहाँ हैं? सब इसी समाज के नेता तो हैं भाई। सुनो, बसपा रूपी आंदोलन ने ही तो हमें लड़ना सिखाया। वो आंदोलन नहीं होता उससे पहले तो गरीबों को कौन अवसर देता था? हम भी तो उसी आंदोलन निकले हैं। हम कहाँ निकले? हमारे फादर तो बाम साहब के मेंबर थे, टीचर थे प्राइमरी स्कूल में। और आप बताओ टीचरों का कितना बड़ा योगदान है बाम साहब में। दिन रात जाग के हमारे पिताजी ने इस पार्टी को, इससे पहले DS4 को सींचने का काम किया। हम उनके औलाद हैं। हम इस आंदोलन को, देखो, हमारा जो समाज है, बहुजन समाज, वो विचारधारा के साथ है, व्यक्ति के साथ नहीं। अगर मैं भी कल विचारधारा छोड़ूंगा, आप देखना समाज मुझसे पहले वो खड़ा हो जाएगा। तो ये विचारधारा का मामला है, और हम इस विचारधारा को, अभी तो बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम का सपना अधूरा है, उसको पूरा करना हमारी, उनके औलादों के कंधों पर जिम्मेदारी है। हमको यहाँ राजनीति सुख सुविधा के लिए थोड़े कर रहे हैं, हम तो कर्ज उतार रहे हैं महापुरुषों जो हमारे ऊपर है, और हम उसको उतारेंगे। हम उस कर्ज को उतार के इस देश में संविधान का राज, मानवतावादी राज, और जो तमाम तरह की गैर बराबरी, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, और चाहे जाति के आधार पर सामाजिक गैर, सबको हम लोग इस देश में जड़ से खत्म करके भाईचारा बना के एक अच्छा मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, जो सम्राट अशोक के सपनों का भारत। अगर नगीना को हम सेंटर में रखें तो नजीबाबाद तक लगभग 25 किलोमीटर का एरिया, इधर सहसपुर तक लगभग 50 किलोमीटर का एरिया, चांदपुर और फिर इधर जसपुर से थोड़ा पहले वाला जो नगीना लोकसभा के अंदर आता है, हाँ, शेरकोट तक का एरिया है ना। हाँ, अगर इस पूरे एरिया को लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का पूरा राउंड घूमेगा, लेकिन जो बॉर्डर वाला एरिया है वो, उसका, उन गाँव का ये कहना है कि हमें उत्तराखंड में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए हमारी राजधानी लखनऊ भी दूर है और हमारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर भी दूर है। तो आप उन्हें, उनके लिए क्या करेंगे? क्या उन्हें जाने देंगे या यहाँ रहने के लिए मनाएंगे, और फिर सुविधा कैसे मिलेगी?
सुविधा मिलेगी तभी तो फिर उनका खुद से उनका मन बदल जाएगा। हम करेंगे ना, हम क्या कह रहे हैं, जब ये राजधानी जैसा ही हो जाएगा तो क्यों कहीं कोई क्यों नहीं जाएगा छोड़ के, बता। नहीं, लेकिन जो राजधानी के काम है उसके लिए तो लखनऊ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए नगीना में कैसे एक मिलेगा? राजधानी ही बनवा देंगे बिजनौर में, क्यों चिंता कर रहे हो, हमें ताकत में तो आने दो। एक राजधानी बिजनौर में बनवा देंगे तो सरकारों के हाथ में होता है। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी यही बनवा देंगे, यही गंगा है, सब लोग गंगा स्नान किया करेंगे और यही जो है राजधानी में बैठ के जो है अपना विधानसभा चला करेगी। ये तो लोकतंत्र है। देखिए जैसे उत्तराखंड में गैरसैंण के लिए चल रहा था और इधर देहरादून में बना दी, तो ये जब ये मिट्टी, ये ज़मीन जब इस पे यहाँ विकास के कार्य हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, तो यही बन जाएगी राजधानी। क्या दिक्कत है? और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा राजधानी में आते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो फिर अलग अलग कैसे? उनका कहना है कि योजनाएं हम सबके लिए बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दलित कोई भी हो, तो फिर आपको क्या कमियां नजर आती हैं? कमी रुपए की वैल्यू बताओ कैसे आप, बढ़ी है घटी है? वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहने में क्या था, अच्छे वक्ता है प्रधानमंत्री, ये तो हम सब लोग जानते हैं, अच्छे एक्टर भी है, ये भी हम लोग जानते हैं, लेकिन आप महसूस तो करो, 350 का सिलेंडर 1150 रुपये का दे रहे हो, 120-25 रुपये का आने वाला बिजली का बिल 600-700 रुपये का दे रहे हो, 45 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये का पहुँचा दिया। इसका भी तो जवाब दो। बेरोजगारी की दर तो देख लो क्या है, महंगाई की दर तो देख लो क्या है, जुल्म जाति अन्याय अत्याचार, एनसीआरबी का डाटा तो पढ़ लो। 2-3 सवाल और इम्पोर्टेंट मैं करूँगा। जिसके जो हथियार है हमारा दलित पिछड़ों का, उसको जिस तरह से आप निष्प्रभावी कर रहे हो, डर के 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन से आप जिस तरह उसको खत्म कर रहे हो, जब सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं रहेंगे तो सरकारी नौकरी कहाँ बचे? सरकारी नौकरी नहीं होगी तो वो आरक्षण कहाँ बचेगा, जिस आरक्षण के रुपए से हमारा समाज पैरों पर खड़ा हुआ? आप तो हमारी जड़ काट रहे हो, तो जड़ थोड़ा ही कटने देंगे हम। बिल्कुल, लेकिन जो अभी उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस की जो भर्ती का पेपर का लीक हुआ था, उसका असर नजर आता है इस चुनाव पर? प्रधानमंत्री से पूछो, सबका साथ सबका विकास ये कहाँ है? वो दरोगा भर्ती घोटाला कहाँ है? 69 शिक्षक भर्ती घोटाला कहाँ है? और जो बहन बेटियों की असमतें रोज लूट रही है वो कहाँ है? जिस तरह आप, ये सबका विकास है? किसी घर बुलडोजर चला दो, किसी को जेल में मार दो, ये सबका विकास है क्या? ये सबका विकास है कि लोगों के हक अधिकार छीन लो? ये विकास है कि किसी सस्ता ले लो? ये विकास है क्या? इसमें सब कहाँ है? इसमें वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी के प्रिय हैं, जिनको पूंजीपति कहते हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं बहुत लंबे समय से। देखो तो कोरोना काल में सबकी आय घटी, लेकिन राजीव अंबानी साहब की बढ़ती रही। नगीना लोकसभा क्षेत्र में आप इस समय पर घूम रहे हैं, आपको कौन कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा नजर आती हैं, और जब आप सांसद अगर बन जाते हैं तो आप सबसे पहले किन पर काम करेंगे? मैं हर एक समस्या पर काम करूँगा। मैंने जनता से कहा कि लिफाफे में आप लिख के मुझे अपनी समस्या दे दो, और जिस पद पे मैं होऊंगा, जिसकी जितनी हिम्मत होगी, जितनी हैसियत होगी, उसके आधार पे, और जब आगे बढ़ते जाएंगे तो बाकी समस्याओं पे सब पे काम करेंगे। इस क्षेत्र में रोजगार धंधे लगने चाहिए जिससे लाखों नौजवानों को रोजगार मिले। इस क्षेत्र में अच्छे हॉस्पिटल बनने चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र की जनता को, हायर सेंटर जैसे हॉस्पिटल बने जिससे कि यहाँ के क्षेत्र की जनता को आसानी से सुलभ इलाज मिल सके। इस क्षेत्र में अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए। इस क्षेत्र में और तमाम तरह के पर्यटन के और ऐसे विकास कार्य होने चाहिए जिससे कि रोजगार पैदा हो। इस क्षेत्र में खो की, बाढ़ की समस्या है, किसानों की फसल खराब हो जाती है, मिले समय पे पैसा नहीं देती, और छोटे छोटे रोजगार भी आने, कुटीर उद्योग भी आने, हम सब पे प्रयास करेंगे। लेकिन अब तो मैं जाऊँगा, मुझे फील्ड में काम करना है। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया आपका हमसे तमाम ये बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह के तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अगर हम सांसद बन जाते हैं तो उसके बाद उन सभी समस्याओं पर वो काम करेंगे, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, किसानों से जुड़ी तमाम बातें हों, उन सभी समस्याओं पर काम करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। कैमरामैन राजेश के साथ के राणा, बिजनौर, धामपुर।